तो भारत अपनी मिलिट्री पावर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने के एक बहुत बड़े मिशन पर है। ये कहानी है स्वदेशी टेक्नोलॉजी की, बड़ी बड़ी ग्लोबल पार्टनरशिप की और उस एक मुश्किल बैलेंस की जो आने वाले कई दशकों तक देश की सुरक्षा का भविष्य तय करेगा। देखिए, भारत आज एक बड़े सवाल के सामने खड़ा है। क्या अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी खुद बनाई जाए या फिर दुनिया के बेस्ट सप्लायर्स से खरीदी जाए? ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेड इन इंडिया की उस लहर की जो हमारे डिफेंस सेक्टर को एक नया आकार दे रही है। और ये जो आत्मनिर्भरता की कोशिश है ना, ये बिल्कुल जमीनी स्तर से, यानी एक एक सैनिक से शुरू होती है। पुरानी 9mm पिस्तौल को बदलने के लिए नई देसी अश्मी पिस्तौल और छोटे हथियारों के लिए नए स्वदेशी सप्रेसर, हर छोटी से छोटी चीज पर काम हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ छोटे हथियारों की नहीं है। हाईटेक सर्वेलेंस यानी नजर रखने की टेक्नोलॉजी भी अब भारत में ही बन रही है, जैसे कि ये नया लंबी दूरी का राजा निगरानी सिस्टम। अब जरा इस देसी सिस्टम की ताकत का अंदाजा लगाइए। 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर से एक गाड़ी को स्पॉट कर लेना या 40 किलोमीटर दूर से किसी इंसान की हरकत को पकड़ लेना। सोचिए, ये युद्ध के मैदान में कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकता है। तो ठीक है, निगरानी तो हो गई, अब बात करते हैं सटीक हमले की। भारत अब अपने खुद के लॉइटरिंग म्यूनिशन भी बना रहा है, जिन्हें हम आम भाषा में कामिकाज़े ड्रोन भी कहते हैं। ये हथियार 100 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के सबसे कीमती ठिकानों को बहुत ही सटीकता से तबाह कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने सैनिकों को किसी भी खतरे में डाले बिना। देखिए, नए हथियार डिजाइन करना एक बात है, लेकिन उन्हें बड़ी तादाद में बनाना वो एक बिल्कुल अलग चुनौती है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लखनऊ में जो ये नई फैक्ट्री बनी है ना, वो इसी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सबूत है। और अब बात करते हैं सबसे महत्वाकांक्षी देसी प्रोजेक्ट्स में से एक की, एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक का मतलब क्या है? आवाज की रफ्तार से 8 गुना से भी ज्यादा तेज। सोचिए, इतनी जबरदस्त स्पीड पर आती मिसाइल को रोक पाना लगभग नामुमकिन है, और ऊपर से इसे जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। लेकिन देखिए, हर चीज घर पर नहीं बन सकती, खासकर जब बात हो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की। और यहीं पर कहानी का दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा शुरू होता है, स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। और ये साझेदारियां ऐसे ही नहीं होती, इनके पीछे एक बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात है। एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब अपनी रक्षा साझेदारी बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी यूएई जैसे अपने साथियों के साथ रिश्ते और भी मजबूत कर रहा है। इन्हीं पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा उदाहरण है अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स की ये डील। ये ड्रोन्स बहुत ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़कर एक बहुत बड़े इलाके पर नजर रख सकते हैं। हिंद महासागर से लेकर हमारी सीमाओं तक इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है। वैसे रणनीति सिर्फ नई चीजें खरीदने की नहीं है, बल्कि पुराने और भरोसेमंद हथियारों को और भी घातक बनाने की भी है। मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स को नई ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस करने का प्लान इसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अमेरिका के साथ जेट इंजन की ये पार्टनरशिप दिखाती है कि ये रिश्ता कैसे मजबूत हुआ है। पहले सिर्फ मरम्मत की बात थी, फिर भारत में इंजन बनाने पर बात आगे बढ़ी और अब तो भारत के फ्यूचर फाइटर जेट AMCA के लिए मिलकर एक नया और भी शक्तिशाली इंजन बनाने का प्रस्ताव है। और ये सारी बातें हमें आखिर में सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं। भारत एक असली 6th जनरेशन का फाइटर जेट आखिर हासिल कैसे करेगा? देखिए, ये सिर्फ तेज विमान नहीं है, ये तो हवा में उड़ने वाले सुपर कंप्यूटर्स हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ड्रोन्स के झुंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब भारत यूरोप के प्रोग्राम्स की तरफ देख रहा था, तभी रूस एक बिल्कुल अलग प्रस्ताव लेके सामने आ गया। तो यहाँ भारत के सामने 2 रास्ते हैं। रूस का कहना है, हमारे मौजूदा फाइटर जेट्स को ही अपग्रेड कर लो, ये तेज होगा और सस्ता भी। वहीं यूरोप का प्रस्ताव है, नहीं, एक बिल्कुल नए सिरे से भविष्य का विमान बनाओ। हाँ, उसमें ज्यादा वक्त और पैसा लगेगा, लेकिन वो लंबी दौड़ के लिए सही होगा। और जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, छठी पीढ़ी की ताकत सिर्फ कुछ नई टेक्नोलॉजी जोड़ने से नहीं आती, इसके लिए शुरुआत से ही सोच को बदलना पड़ता है। पुराने डिजाइन को अपग्रेड करना शायद एक शॉर्ट टर्म फिक्स हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद उतना फायदेमंद ना हो। तो सवाल फिर वहीं आकर रुकता है,
क्या अभी के लिए एक तेज और सस्ता रास्ता चुना जाए, या फिर अगले 50 सालों के लिए एक लंबी और महंगी बाजी खेली जाए? यही एक फैसला भारत के सामने उस सबसे बड़ी चुनौती को दिखाता है, अपनी आज की जरूरतों और कल की बड़ी महत्वाकांक्षाओं के बीच सही संतुलन बनाने की चुनौती।